नमस्कार। आज हम जॉन सी बोगल की एक बहुत ही मशहूर किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के हिंदी सारांश पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, बोगल वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर। इनका नाम पैसिव इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हमारे पास हैं, ये बताते हैं कि कैसे बिना ज्यादा टेंशन लिए, बिना रोज रोज मार्केट देखे, लंबे समय में अच्छी संपत्ति बनाई जा सकती है। सही कहा। मतलब बहुत ज्यादा अटकलें लगाने या हीरो स्टॉक ढूंढने की बजाय एक सीधा साधा रास्ता। हाँ, तो चलिए इसी सोच को, इसी रास्ते को थोड़ा और खोलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि बोगल का जो नजरिया है वो मार्केट में चल रही आम सोच से एकदम उल्टा है। उल्टा कैसे? ज्यादातर लोग तो बेस्ट स्टॉक ढूंढने या मार्केट को हराने की ही बात करते हैं ना। बिल्कुल, वही तो सब लगे हैं कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न कैसे कमाएं। पर बोगल कहते हैं, अरे भाई, मार्केट को हराने की कोशिश क्यों करनी, मार्केट ही बन जाओ। मार्केट बन जाओ, ये सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल सा लग रहा है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है इंडेक्स फंड्स में निवेश करना, कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स। ये फंड क्या करते हैं? ये किसी एक दो शेयर पर दाव नहीं लगाते। अच्छा। ये तो पूरे के पूरे मार्केट को या मार्केट के एक बड़े हिस्से को, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, उसको खरीद लेते हैं। तो आपका पैसा एक तरह से पूरे बाजार में फैल जाता है। ओ, तो ये है वो सुई की बजाय पूरा घास का ढेर खरीद लो वाला आइडिया, जैसा किताब में कहा गया है। एग्जैक्टली, वो नीडल इन द हेस्टैक वाली बात। क्यों एक मुश्किल से मिलने वाली सुई, यानी मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढने में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करना, हाँ। जब आप पूरा घास का ढेर, पूरा मार्केट ही खरीद सकते हैं इंडेक्स फंड्स के जरिए। तो जैसा कहा है, बी द मार्केट, डोंट बीट द मार्केट। मार्केट बनो, हराओ मत। ये तो काफी अलग सोच है, पर इसके पीछे तर्क क्या है? क्यों ये बेहतर है? इसके पीछे का तर्क बड़ा सीधा साधा गणित है, और यहीं पर वो कॉस्ट यानी लागत वाली बात बहुत अहम हो जाती है। लागत मतलब फंड की फीस वगैरह? हाँ जी, म्यूचुअल फंड्स खासकर जो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, जहां एक फंड मैनेजर लगातार शेयर खरीदने बेचने का फैसला लेता है। हाँ हाँ, जो बेस्ट रिटर्न्स देने का दावा करते हैं। वही, वो फंड्स अक्सर अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये सालाना 1.5%, 2%, कभी कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब सुनने में शायद ये 2% ज्यादा ना लगे। हाँ, लगता तो नहीं कि 2% से क्या फर्क पड़ेगा। पर यहीं पर कंपाउंडिंग का गणित आता है। ये 2% फीस सिर्फ आपके शुरुआती निवेश पर नहीं लगती, ये हर साल आपके बढ़ते हुए पैसे पर लगती है। ओह, मतलब जो मुनाफा हुआ उस पर भी कटती जाती है। बिल्कुल, साल दर साल। अब सोचिए, अगर आप 30 साल तक निवेशित रहते हैं, तो ये 2% की सालाना फीस आपके फाइनल रिटर्न का कितना बड़ा हिस्सा खा सकती है। कितना? कुछ अंदाजा? बोगल की किताब के हिसाब से और कई स्टडीज के हिसाब से भी ये आपके संभावित रिटर्न का लगभग आधा हिस्सा तक हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं, आधा? मतलब आधी कमाई मैनेजर ले गया? एक तरह से हाँ। फीस और दूसरे खर्चों में ये बहुत बड़ा असर है। अब इसकी तुलना कीजिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड से। हाँ, उनकी फीस कितनी होती है? उनका एक्सपेंस रेशियो अक्सर बहुत कम होता है, 0.5% से भी कम। कई तो 0.1% या 0.2% पर भी मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कम है। तो सोचिए, जब आपकी लागत इतनी कम होगी, तो आपके रिटर्न पर उसका असर भी बहुत कम होगा। आपका पैसा सही में आपके लिए बढ़ेगा। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। ये कोई सिर्फ थियरी नहीं है। लंबे समय में, 10, 15, 20 साल के पीरियड में 80% से ज्यादा एक्टिव फंड मैनेजर्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाते। सच में 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, तो आप ज्यादा फीस देकर भी कम रिटर्न पा रहे हैं ज्यादातर मामलों में। हाँ ये तो ऐसा हुआ जैसे आप रेस में दौड़ रहे हैं पर पैरों में वजन बांधकर। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही उदाहरण है। तो फिर सीधा सा रास्ता ये है कि कम फीस वाले इंडेक्स फंड चुनो, उनमें पैसा डालो और भूल जाओ। मोटा मोटा हाँ। नियमित निवेश करो, कम लागत वाले इंडेक्स फंड चुनो और लंबे समय के लिए सोचो। पर क्या? ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, फिर लोग करते क्यों नहीं? यहीं पर, जैसा आपने कहा, हाँ। असली चुनौती आती है। हम्म, और वो चुनौती गणित की नहीं, वो दिमाग की है, हाँ। भावनाओं की है। भावनाएं। डर और लालच। बिल्कुल। वही तो सबसे बड़े दुश्मन है निवेशक के। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है, सब खरीद रहे होते हैं, तो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो लोग ऊंचे भाव पर खरीद लेते हैं। और जब मार्केट गिरता है, खबरें खराब आती हैं, तो डर लगता है कि सारा पैसा डूब जाएगा। हाँ, तो घबरा कर नुकसान में बेच देते हैं,
ये जो मार्केट का शोर है, रोज की उठापटक, जल्दी अमीर बनने की चाहत, ये सब मिलकर हमसे गलतियां करवाते हैं। जैसे क्या गलतियां? जैसे बहुत ज्यादा खरीदना बेचना, जिसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। हर ट्रेड पर ब्रोकरेज लगता है, टैक्स लगता है, ये सब लागत बढ़ाता है। हाँ। या फिर मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना, ये अंदाजा लगाना है कि अब मार्केट बॉटम पर है, खरीद लो, या आप टॉप पर है, बेच दो। हाँ, ये तो बहुत लोग कोशिश करते हैं। और लगभग कोई भी इसमें लगातार कामयाब नहीं हो पाता, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं। तो आम निवेशक कैसे होगा? ये एक तरह से जुआ है। तो फिर इसका हल क्या है? भावनाओं से कैसे बचें? यहीं पर बोगल का दूसरा बड़ा मंत्र आता है, स्टे द कोर्स। स्टे द कोर्स मतलब अपनी बनाई हुई निवेश रणनीति पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे गिरे। आसान नहीं है ये कहना। जब पैसा डूबता दिख रहा हो तो टिके रहना बड़ा मुश्किल होता होगा। मुश्किल जरूर है, अनुशासन चाहिए। पर सोचिए, जब आप घबराहट में बेचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस कागजी नुकसान को असली पक्के नुकसान में बदल रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जब तक बेचा नहीं तब तक तो वापस ऊपर आने की उम्मीद है। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है। गिरावटें आती हैं पर वो अस्थायी होती हैं। लंबे समय में मार्केट ऊपर ही जाता है। तो जरूरत है धैर्य रखने की। और इसमें टैक्स का भी कुछ एंगल है शायद। आपने कहा था ओवर ट्रेडिंग से टैक्स लगता है। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। इंडेक्स फंड का एक और फायदा है उनका लो टर्नओवर। लो टर्नओवर मतलब उनमें खरीद बिक्री बहुत कम होती है, क्योंकि वो तो बस इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं। फंड मैनेजर बार बार शेयर बदल नहीं रहा। अच्छा, तो इससे टैक्स कैसे बचता है? जब आप कोई निवेश 1 साल से ज्यादा रखकर बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो अक्सर शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम वाले टैक्स से कम होता है। क्योंकि इंडेक्स फंड में शेयर लंबे समय तक रखे जाते हैं तो टैक्स का असर भी कम हो जाता है। एक्टिव फंड्स में बार बार खरीद बिक्री से शॉर्ट टर्म गेन ज्यादा हो सकते हैं, जिन पर टैक्स भी ज्यादा लगता है। तो कम लागत के साथ साथ टैक्स एफिशिएंसी भी एक बड़ा फायदा है। समझ गई। तो कम फीस, कम टैक्स, ये सब मिलकर रिटर्न बढ़ाते हैं। सही। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन ये क्या होता है? इसका मतलब है अपने निवेश को अलग अलग तरह की संपत्ति में बांटना, मुख्य रूप से इक्विटी यानी शेयर बाजार और डेट यानी कम जोखिम वाले साधन जैसे बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना। बिल्कुल नहीं। आपकी उम्र, आपके वित्तीय लक्ष्य और आप कितना जोखिम ले सकते हैं, इस आधार पर यह तय करना कि कितना पैसा इक्विटी में जाएगा और कितना डेट में। इसका कोई आसान सा नियम है? एक बहुत ही आम सा नियम है। हालांकि ये सबके लिए परफेक्ट नहीं होता, पर एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। 100 आपकी उम्र। 100 उम्र मतलब मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो 100 30 बराबर 70। तो आप अपने निवेश का लगभग 70% इक्विटी में रख सकते हैं और बाकी 30% डेट में। अच्छा, और अगर उम्र 60 साल है? तो 100 60 बराबर 40, तो लगभग 40% इक्विटी में और 60% डेट में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोखिम लेने की क्षमता कम होती है, तो इक्विटी का हिस्सा कम करके डेट का बढ़ा देना चाहिए। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। इससे स्थिरता बनी रहती है। हाँ, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से बचाता है। इक्विटी ग्रोथ देती है और डेट स्थिरता, दोनों का संतुलन जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, जॉन बोगल की ये जो कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है, इसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि सफल निवेश के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको मार्केट की भविष्यवाणी करने की जरूरत है। तो फिर क्या करने की जरूरत है? उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो आपके कंट्रोल में है। जैसे कि आपकी लागत। आप कम लागत वाले फंड्स चुन सकते हैं, जैसे कि आपका एसेट एलोकेशन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इक्विटी और डेट का मिश्रण बना सकते हैं। जैसे कि आपका व्यवहार, आप भावनाओं में बहने की बजाय अनुशासन रख सकते हैं। और जैसे कि आपका नजरिया, आप लंबे समय के लिए सोच सकते हैं, शॉर्ट टर्म की उठापटक से घबराए बिना। तो मतलब जैसा किताब में कहा गया है, बोरिंग निवेश इज स्मार्ट निवेश। बिल्कुल। ये शायद सुनने में रोमांचक न लगे। इसमें रोज कोई नई टिप नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये एक धीमी पर स्थिर प्रक्रिया है। इंडेक्स फंड चुनो, खर्चा कम रखो, लंबे समय तक टिके रहो और भावनाओं पर काबू रखो। यही है वो मुख्य सिद्धांत: सादगी, कम लागत, धैर्य और अनुशासन। तो अगर हम इसे आज के दौर से जोड़ के देखें, जहां इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, रोज नई नई स्कीमें आती हैं। हाँ, बहुत शोर है। उस शोर के बीच बोगल का ये सादा सा संदेश, क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है?
मेरे ख्याल से तो आज ये पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि जितना ज्यादा शोर होगा उतना ही जरूरी हो जाता है कि आप अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहें। ये तरीका शायद आपको रातों रात अमीर ना बनाए, पर ये एक भरोसेमंद तरीका है लंबे समय में समझदारी से संपत्ति बनाने का। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर बहुत उपयोगी है जो निवेश की दुनिया में नए हैं या जिनके पास रोज मार्केट ट्रैक करने का समय या इच्छा नहीं है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। पूछिए। हम सब हमेशा निवेश के नए रहस्य या ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं, पर क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा रहस्य कोई रहस्य है ही नहीं? क्या वो बस यही है, सादगी, अनुशासन और लंबा इंतजार करने का धैर्य?